इंडिया के लिए इस वक्त दो सबसे मेन सिक्योरिटी चैलेंजेस उसके सर पे खड़े हुए हैं और ये दोनों चैलेंजेस आपस में लिंक्ड हैं। एक चीन का चैलेंज है, दूसरा पाकिस्तान का, और दोनों मुल्कों की मिलिट्रीज की आपस में बड़ी गहरी इंटरऑपरेबिलिटी मौजूद है। इस कंबाइंड थ्रेट को बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की पॉलिसीज ही जिम्मेवार है। इन्होंने बुनियादी तौर पर लोकल वोट बैंक को खुश करने के लिए कई ऐसे काम कर दिए हैं जो कि आलमी सतह पर इंडिया के गले पड़ चुके हैं। इन्हीं में से एक, अगस्त 5, 2019 को कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा के उसे इंडिया के बाकी रियासतों की तरह एक दर्जा दे दिया गया। हालांकि यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस के तहत भी ये एक डिस्प्यूटेड इलाका रहा है और ये इंडिया का इलाका नहीं रहा है, डिस्प्यूटेड रहा है। सबसे पहली जंग ही इंडिया पाकिस्तान के बीच इस इलाके पे हुई थी आज़ादी के कुछ ही महीने बाद, और वो जंगबंदी भी फिर यूनाइटेड नेशंस की गारंटीज़ पे हुई थी और इस पे रेजोल्यूशंस मौजूद हैं यूनाइटेड नेशंस में। लेकिन इंडिया के अंदर जो इंतहा पसंद गुंडे हैं वो इन रेजोल्यूशंस को मानते ही नहीं है सिरे से। काहे की रेजोल्यूशंस, इन पाकिस्तानियों को तो हम मार मार के बरकस निकाल देंगे, अपना कश्मीर तो इनको क्या देंगे, हम तो इनका कश्मीर भी ले लेंगे, गिलगित बल्तिस्तान भी ले लेंगे और हर जगह से इनको निकालेंगे। इस तरह की बातें वहाँ से सुनने को मिलती रही। अच्छा, ये याद रहे कि कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पहले से ही पाकिस्तान के पास है, जिसको आज़ाद कश्मीर भी कहा जाता है और गिलगित बल्तिस्तान भी उसका हिस्सा है। और जंग के ज़रिए जब पहली जंग हुई थी तो पाकिस्तान ने ये इलाका ले लिया था, जिसमें गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, जैसे कि हमने आपको बताया, ये सारे शामिल हैं और ये सारे जो हैं ये मुस्लिम मेजॉरिटी इलाके हैं। तो पाकिस्तान ये मानता रहा है कि भाई एक मिनट, हमने 1947 से पहले एक इतनी बड़ी स्ट्रगल की, हमारे कोई 30 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए पाकिस्तान की स्ट्रगल में। तो वो स्ट्रगल इसीलिए ही तो थी कि हमने इंडिया के मुसलमानों के लिए जहाँ जहाँ मेजॉरिटी है मुसलमानों की, उन इलाकों को मिला के एक मुस्लिम मुल्क बनाना है अलग से, और हम इन इंतहा पसंद गुंडों के साथ नहीं रहेंगे। तो इतनी बड़ी हमारी स्ट्रगल थी। तो कश्मीर भी तो मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो फिर ये इंडिया का कैसे हो गया, इस पर इंडिया क्यों कब्जा करना चाह रहा है। खैर जी, वो जो यूनाइटेड नेशंस ने एक अलग स्टेटस दिया हुआ था कश्मीर को, ये जब पहली जंग हुई तो उसके बाद यूएन की करारदादें आ गई और जंगबंदी हो गई, तो उसमें एक अलग स्टेटस दिया हुआ था कि भाई ये डिस्प्यूटेड इलाका है, जब तक इसका फैसला नहीं होता ना इंडिया ने इसको छेड़ना है ना पाकिस्तान ने इसको छेड़ना है। तो पाकिस्तान का जो कश्मीर है, इसके अंदर क्या सिचुएशन है कि इसका एक अलग वज़ीर आज़म है अपना, इसका अलग प्रेसिडेंट होता है, इसकी अपनी एक अलग नेशनल असेंबली है। पाकिस्तान का कश्मीर जो है वो इस तरह का है। इंडिया के कश्मीर का क्या होता था कि यहाँ पर एक अलग से चीफ मिनिस्टर होता था। इन्होंने ना प्राइम मिनिस्टर इसका अलग रखा, ना प्रेसिडेंट पाकिस्तान की तरह रखा, बल्कि इन्होंने इसको चीफ मिनिस्टर इसका अलग रखा। लेकिन ये बात दोनों कश्मीरों में थी, पाकिस्तानी और इंडियन कश्मीर के, कोई बाहर का जो बंदा है वो यहाँ पर आकर सेटल नहीं हो सकता, प्रॉपर्टी नहीं ले सकता। पाकिस्तान में ये लॉ आज तक मौजूद है, लेकिन इंडिया ने इसको उड़ा दिया। और जब मोदी साहब आए तो उन्होंने ये जो अलग स्टेटस दे रहा था ना कश्मीर को, आर्टिकल 370, इसको उड़ा दिया 2019 में। खुमैनी, इन्होंने इंडिया का खुमैनी बनना था फ्री फंड में, बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी अजियत फेस किए, अपने एसी वाले कमरे में बैठे बैठे इनको एक दिन ख्याल आया कि यार मैं तो इतना बड़ा इंडिया का सुप्रीम लीडर हूँ, तो मैं तो बड़े बड़े डिसीजंस ले सकता हूँ, कौन रोकेगा मुझे, मैं तो गुजरात का किंग हूँ। खैर जी, इन्होंने ये काम कर दिया चुप चुप के। और 5 अगस्त 2019 को जब मौसूफ ने ये हरकत कर दी, इस हरकत के फ़ौरन बाद मोदी जी ने अपने फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर को चीन भेज दिया। क्यों? फ़ौरन ही बाद ये चीन चले गए जयशंकर क्यों गए थे चीन आर्टिकल 370 हटाने के बाद? ये एक सवाल है ना। आर्टिकल 370 सिर्फ एक पेपर का टुकड़ा नहीं था, ये एक बहुत बड़े तूफान को रोकने का एक दरवाज़ा था, और मोदी जी ने ये दरवाज़ा हटा के इस तूफ़ान को अनलीश कर दिया था इंडिया के ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए। मोदी जी ने सोचा था कि ट्रंप हुकूमत में है और ट्रंप तो अपना यार है, ये तो कुछ कहेगा ही नहीं। ख़तरा ये है कि सिर्फ चीन गुस्सा करेगा, और अभी तक तो मेरी चीन के साथ, शी जिनपिंग के साथ अच्छी अंडरस्टैंडिंग रही है, तो होपफुली शी जिनपिंग जो है ना वो समझ जाएगा, उसको मैं समझा लूँगा, और बाकी उसका जो अलाई है पाकिस्तान वो आग बबूला होगा, तो इसको हम टैकल कर लेंगे।
अच्छा, चीन का गुस्सा इसलिए वो समझ रहे थे क्योंकि लद्दाख का जो इलाका है जो कि कश्मीर के साथ ही वाक़ है, इसके ऊपर भी आर्टिकल 370 नाफिज था, तो उसके ऊपर चीन का क्लेम है। वैसे तो मोदी जी ने ये कैलकुलेट किया कि भाई ट्रंप तो अपना यार है, ट्रंप तो दोस्त है मेरा, पाकिस्तान को मैं फेस कर लूँगा, पाकिस्तान अगर मिलिटरीली भी कोई एडवेंचर करता है तो मैं फेस कर लूँगा, क्या बात है इसमें, बस सिर्फ चीन को मैनेज करना है, चीन को मैनेज करें एंड बूम, बन गए आप इंडिया के इमाम खुमैनी, इनकलाब हिंदुत्व जिंदाबाद। अब ये एक सड़क छाप किस्म की असेसमेंट थी जो कि आप मोदी जी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और ही वेंट अहेड विद दैट। तो आर्टिकल 370 हटाने के फ़ौरन बाद जयशंकर साहब ने लिटरली दौड़ लगा दी थी चीन की तरफ। इट वॉज ऑल प्री प्लान्ड कि ये करेंगे, फिर चीन जाएंगे, चीन को मैनेज करेंगे। और चीन जब पहुंच के वहाँ के अहम तरीन शख्सियात से मिले हैं, मोदी जी का अहम तरीन मैसेज लेकर गए हैं और चीनियों को कहते हैं कि महाराज ऐसा है कि ये जो हमने हरकत की है ना, प्लीज़ आप इसको ज़्यादा सीरियसली मत लें, ये हमने सिर्फ लोकल आवाम की डिमांड पे किया हुआ है, लोकल लोगों को खुश करने के लिए किया है, इससे ना हमारे फॉरेन रिलेशंस पे कोई असर पड़ेगा, हिंदी चीनी भाई भाई, ना हमारे किसी टेरिटोरियल क्लेम पे असर पड़ेगा, और ना ही हम कोई इस तरह की गलत इंटेंशंस रखते हैं। ये बात उन्होंने चीनियों से कह दी। अच्छा, चीनी इनकी बात सुनकर पहले तो एक दूसरे का मुंह तकते रहे, और फिर काफ़ी देर के बाद जयशंकर का मुंह तकते रहे देर तक, और कहते हैं कि बाबू अभी अभी आपने जो कुछ कहा ना, वी रिजेक्ट दैट, चाइना रिजेक्ट दैट, आपने जो भी कहा हम उसको रद्द करते हैं। आप हद से ज़्यादा गंद मचा के हमारे पास आ रहे हैं इस उम्मीद पे कि हम आपकी ये बकवास, ये जो थ्योरी है, इसको बाय कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो चीनियों ने रिजेक्ट कर दिया, जयशंकर वापस इंडिया आ गए नाकाम दौरे के बाद। इसके बाद चीनी फ़ौज के वाइस चीफ पाकिस्तान के दौरे पे आते हैं, और वो भी एक तवील दौरे पे, कई रोज़ तक ये पाकिस्तान के अंदर मौजूद रहते हैं। मोदी जी ने ये जो आर्टिकल 370 हटाया था ना, इस हरकत के कुछ ही दिन के बाद ये जो चीनी मिलिट्री के वाइस चीफ थे, ये पाकिस्तान खामोशी के साथ आ जाते हैं, और वो तमाम अहम सिविल लीडरशिप से मिलते हैं वहाँ पर एक एक करके, और डिस्कस भी वहाँ पर क्या होता है, सिर्फ लद्दाख और कश्मीर। इसके बाद वो पाकिस्तान की तमाम मिलिट्री लीडरशिप से मिल रहे होते हैं, कई रोज़ ये पाकिस्तान के अंदर गुजारते हैं और फिर चले जाते हैं। अच्छा, इंडिया क्लोजली मॉनिटर कर रहा था इनकी इस विज़िट को, और इंडिया को ये लग रहा था कि इनकी विज़िट के बाद बॉर्डर पर कुछ होगा, कुछ ना कुछ तो पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा। महीना गुजर जाता है, कुछ नहीं होता, दूसरा महीना गुजर गया, तीसरा गुजर गया, कुछ भी नहीं हो रहा था। इंडिया के अंदर ये असेस किया जा रहा था कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पर टेंशन्स होंगी, या फिर पाकिस्तान कश्मीर के अंदर प्रॉक्सीज को तेज़ कर देगा, लेकिन इस सब की भरपूर तैयारी कर ली गई थी इंडिया के अंदर, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद मोदी जी हर जलसे में, जैसे जैसे दिन गुजरते गए ना, इनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया कि यार ये इतना बड़ा हरकत हमने कर दी है और वी गॉट अवे विद दैट। हर जलसे में, हर गैदरिंग में क्रेडिट लेते रहे कि सुनो सुनो दुनिया के लोगों, सबसे प्यारा मिस्टर गोगो, क्या ही काम कर दिया है मैंने। और उधर इनके जो होम मिनिस्टर हैं मौसूफ अमित शाह साहब, ये अपनी नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहते हैं कि लद्दाख के लिए तो जान दे देंगे हम। बड़े एक इमोशनल किस्म के चिल्लम चिल्लाई और चीखों पुकार के साथ वो ये डायलॉग मार रहे होते हैं कि जान दे देंगे हम, क्योंकि इनको लग रहा था कि सामने से कुछ हो ही नहीं रहा, शायद पाकिस्तान और चीन ने एक्सेप्ट कर लिया है हमारे इस डिसीजन को, तो इन्होंने भी खुल के बोलना शुरू कर दिया। लेकिन 7 महीने के बाद कुछ कुछ होता है। ये शाहरुख खान की फिल्म कुछ कुछ होता है की बात नहीं कर रहे, इंडिया और चाइना के बॉर्डर पर कुछ कुछ होता है। पूरी इंडिया की फौज पाकिस्तान की तरफ मुंह करके अलर्ट खड़ी थी, और एन उसी टाइम पीछे से चीनियों ने आके कंधे पे थपकी देते हुए उनसे कहा कि नी हाओ मा मोदी जी। नाउ दिस वाज अ बिग सरप्राइज, और ये एक ह्यूज सेटबैक था इंडिया में। ये अंदाज़ा ही नहीं लगाया गया कि ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये माना जाता रहा था कि चीन की इकोनॉमी ऊपर जा रही थी
और चीन जंग अफोर्ड नहीं कर सकता, यानी उनकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो वो एक इकोनॉमिक फोर्स है, मिलिटरली तो वो इतनी फोर्स है नहीं, और वो मिलिटरली इतना एंगेज होना भी नहीं चाहेंगे, उनकी इकोनॉमी डिस्टर्ब हो जाएगी। इस तरह की कैलकुलेशंस इंडिया में की हुई थी। तो इंडिया में बिल्कुल ये माइंडसेट बना हुआ था कि लद्दाख की इतनी टेरेन मुश्किल है, माइनस में टेम्परेचर होता है, तो इनका लद्दाख में आना खारिजुल इम्कान है। लेकिन ये आ गए चीनी, और आते ही 1000 स्क्वायर किलोमीटर तो इन्होंने ऐसे ही ले लिया घूमते घूमते। जब तक इंडिया अपनी फोर्सेस कश्मीर से लद्दाख में मूव करता, वहाँ चीनी बहुत कुछ ले चुके थे। एंड दिस वॉज जस्ट अ बिगिनिंग। ये हम आपको बता रहे हैं कि ये बिगिनिंग क्यों है, इससे आगे क्या होने जा रहा है, दैट विल एक्सप्लेन। उस रोज से लेकर अभी तक पूरे इंडिया चीन बॉर्डर पर मिलिट्री बिल्टअप जारी है, लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क सामने नज़र आ रहा है। मिलिट्री बिल्टअप तो उधर भी हो रहा है, इंडिया की तरफ से भी और चीन की तरफ से भी। इंडिया यानी एक अपनी सी कोशिश कर रहा है अपने बचाव की, लेकिन उधर से प्रॉपर बिल्टअप हो रहा है। और इन दोनों बिल्टअपों में एक फ़र्क है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। दोनों मुल्कों की जो अप्रोच है ना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इंडिया मज़ीद फ़ौज भर्ती करने की तैयारी में है और मिलिट्री का साइज़ मज़ीद बढ़ाने की तैयारी में है आने वाले टाइम में, जबकि चीन ने 2015 में ही फैसला कर लिया था कि उसने अपनी फ़ौज जो है, उसकी जो आर्मी है, इसमें से 3 लाख फ़ौजी उन्होंने निकालने हैं और आर्मी की साइज़ छोटी करनी है। 3 लाख फ़ौजी इन्होंने निकालने हैं, ये उन्होंने 2015 में फैसला कर लिया था, और ये टारगेट उन्होंने 2020 तक हासिल भी कर लिया। इतने ट्रूप्स वो कम कर चुके हैं पहले ही, लेकिन फिर भी चीनी अपनी बजट बढ़ाते जा रहे हैं मिलिट्री की हर साल, और इस साल भी 2020 के मुकाबले में उन्होंने 6.8% अपनी बजट बढ़ाई है, और 208 बिलियन डॉलर उन्होंने 2021 में अपनी बजट मिलिट्री की रख दी है। लास्ट ईयर ये कितनी थी? 178 बिलियन डॉलर्स। लास्ट ईयर थी 178 बिलियन डॉलर्स, और इस साल इन्होंने और भी बढ़ा के 208 बिलियन डॉलर्स रख दी हुई है। अब चीन में मिलिट्री की साइज़ कम हो रही है, लेकिन बजट बढ़ रहे हैं। उधर इंडिया के अंदर ट्रूप्स बढ़ाने की बातें हो रही हैं कि चीन से लड़ने के लिए मज़ीद फ़ौज लगानी है। ऑलमोस्ट आधी फ़ौज छोटे से कश्मीर में इंडिया ने डिप्लॉय कर रखी है, तो चीन के थ्रेट के लिए बाकी भी फ़ौज हमने लगानी है। तो चीन और इंडिया की अप्रोच में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्यों? क्योंकि इंडिया जंग को अब भी 1970 और 1980 के तनाजुर में देख रहा होता है कि अभी भी जंगें वैसे ही लड़ी जाती हैं जैसे पहले लड़ी जाती थी। ट्रूप्स लड़ते हैं जंगें, फ़ौजी लड़ते हैं। इंडिया के अंदर ये माइंडसेट है, लेकिन चीन एक अलग लेवल की चीज़ है। चीन जो है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीनों की लड़ाई पे फोकस कर रहा है। इंसान नहीं, मशीनें लड़ेंगी। तो चीन की अप्रोच ये है कि सारा कुछ मशीनें करेंगी, जिनमें से कुछ वो मशीनें होंगी जिनको कई किलोमीटर्स पीछे बैठा हुआ एक बंदा ऑपरेट कर रहा होगा, और कुछ ऐसी होंगी जिनको ऑपरेट करने के लिए बंदा भी नहीं चाहिए, वो खुद ही सब कुछ करेगी। बंदा सिर्फ उसको दूर बैठा सुपरवाइज कर रहा होगा। इसीलिए इन्होंने अपनी फ़ौज आधी से भी कम कर दी हुई है। तो यहाँ एक तरफ से इंडिया के फ़ौजी, उधर से चीनी मशीनें। इसका मतलब है चीनी कम से कम जानी नुकसान के साथ ये सारे इलाके वापस लेने के लिए बिल्कुल तैयार खड़े हुए हैं। इसके अलावा वो साइबर वॉरफेयर और इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर के जौहर दिखाने को भी बिल्कुल तैयार है। आपको इंडिया के बैंकिंग सिस्टम, बिजली, इंटरनेट के निज़ाम, एयरपोर्ट्स के ऑपरेशन, टीवी और बाकी के कम्युनिकेशंस के प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन्स और मिलिट्री इक्विपमेंट्स तक एक साथ या बारी बारी ब्लॉक होते हुए अचानक से सुनने को मिल सकते हैं। ये न्यूज़ आपको सुनने को मिल सकती है कि ये सारी चीज़ें बंद हो गई इंडिया में। इस सिलसिले में ट्रेलर चीनी पहले ही दिखा चुके हैं। जब गुज़िश्ता साल अक्टूबर में इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को मुकम्मल तौर पर पैरालाइज कर दिया गया था, और इंडियन एक्सपर्ट्स खुद ये क्लेम करते हैं कि ये एक साइबर अटैक था, और ये सिर्फ एक छोटा सा साइबर हमला मुंबई की बिजली की तरसील के निज़ाम पे किया गया था, और कई घंटे मुंबई ब्लॉक हो गया था। इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल ब्लॉक हो गया था। बैंक्स बंद हो गए, बिजनेसेस बंद हो गए, एटीएम मशीनें बंद हो गई, ट्रेन्स बंद हो गए, अस्पताल बंद हो गए, मोबाइल फ़ोन्स के नेटवर्क बंद हो गए। कई घंटे वहाँ पर इंजीनियर्स को ये पता ही नहीं चल पा रहा था कि फॉल्ट हुआ कहाँ है, और आज तक ये मुअम्मा मुकम्मल तौर पर हल नहीं हो सका कि एग्जैक्टली
छोटी छोटी तिरछे ननों वाले चीनियों ने किया था। ये वो जंग का मैदान है जहां चीन अमेरिका से भी आगे निकला हुआ है, और ये वो मैदान है जहां चीन सबसे ज़्यादा पैसा लगा रहा होता है कई साल से। तो अब आपको समझ में आया कि ये अपनी मिलिट्री क्यों छोटी करते जा रहे हैं, और बजट मिलिट्री का ये जो बढ़ाते जा रहे हैं, तो पैसा कर कहाँ रहे हैं, ये यहाँ पर पैसा लगा रहे हैं। एक अनोखी जंग कि जहां आप दुश्मन को लड़ने के काबिल ही नहीं छोड़ते। अब दूबदू जंग में चीन की टेक्नोलॉजी का लेवल क्या है, इसका ज़रा आप ट्रेलर मुलाहिदा फरमाएं, अभी जो हम आपको बताने जा रहे हैं। इंडियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह साहब ये कुछ महीने पहले रक्षा के लिए रफाइल लेकर आए थे फ्रांस से। फिर रफाइल के रक्षा के लिए इन्होंने नींबू मंगवाए थे। इन पर मंत्रों की भरमार कर दी गई थी, इन पर मंत्र पढ़कर दम कर दिए गए थे नींबुओं पे। हरिद्वार के अघोरी बाबा के घातक मंत्र से भरपूर नींबू, यानी रफाइल बचाएगा इंडियन टेरिटरी को और नींबू बचाएगा रफाइल को। तो एंड रिजल्ट ये हुआ कि नींबू के सहारे बीजेपी ने खड़ा कर दिया है इंडिया की ज़मीन को चीन के अगेंस्ट। अच्छा, जब ये पायलट रफाइल उड़ा के उसके अंदर जज्बे वाले गाने लगा के जा रहे होंगे ना चीन की तरफ, जज्बे से, गुस्से से, जोश से भरपूर, जब ये पायलट नींबू की शक्ति वाला रफाइल लेके जा रहा होगा कि चीनी जहाज फड़का के आऊँगा आज तो सामने से क्या होगा? डू यू नो दैट? चीनी जो फाइटर जेट्स होंगे ना, इनको कंप्यूटर उड़ा रहा होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यानी इधर से नींबू की शक्ति वाला रफाइल पावर्ड बाय देशभक्ति के इमोशन से चूर इंडियन पायलट, और सामने से होगा इमोशन से खाली कंप्यूटर से चलने वाला चीनी फाइटर जेट, जिसको सिर्फ ये मालूम होगा कि ये जो इंडियन जहाज है सामने, ये मेरा टारगेट है और मैंने इनको गिराना है और वापस जाना है। अगर आप समझ रहे हैं कि ये कैसे हो सकता है, तो ऐसा हो चुका है। लुक एट दिस। यूरेशियन टाइम्स लिख रहा है कि द चाइनीज PLA सेंट्रल थिएटर कमांड एयरफोर्स सिमुलेटेड अ डॉग फाइट इन विच अ हाईली एक्सपीरियंस्ड पायलट वाज शॉट डाउन बाय एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रिवन एयरक्राफ्ट। अब आप बताएं, वो कर चुके हैं पहले ही। अपने टॉप के पायलट्स का मुकाबला किससे करवा रहे हैं? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाले एयरक्राफ्ट के साथ। इंसान नहीं लड़ रहे, मशीनें लड़ रही हैं। टेस्ट कर रहे हैं, वो धड़ाधड़ टेस्ट कर रहे हैं, और उनके पायलट्स हार भी रहे हैं मशीनों के अगेंस्ट। दिस इज चाइना फॉर यू। ये लेवल है चाइना का। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ पर तो अमेरिका की वाट लगी हुई है कि इस बला को कैसे रोकें हम। नींबू याद रखिएगा, राजनाथ सिंह वाला नींबू, पावर्ड बाय अघोरी बाबा का मंत्र, और उधर से मशीनें हैं दूसरी तरफ से। अब ये वो चीज़ है जिसे कैपेबिलिटी कहते हैं, और ये डेवलप की जाती है, ख़रीदी नहीं जा सकती। अगर इंडिया में इस तरह की एक गलत सोच है कि हम तो ख़रीद लेंगे, तो ये कैपेबिलिटीज़ ख़रीदती नहीं जा सकती। इक्विपमेंट्स ख़रीदे जाते हैं, कैपेबिलिटीज़ ख़रीदी नहीं जा सकती, ये डेवलप की जाती हैं। ये कौमों का असासा होता है, एसेट होता है, ये डेवलप की जाती हैं। चीन ने ओवर द ईयर्स अरबों डॉलर्स लगा के ये चीज़ हासिल की हुई है, और इवन उनका जो इत्तेहादी है पाकिस्तान, वो भी उनकी मदद से ये कैपेबिलिटी डेवलप करने की कोशिश कर रहा है। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान की एयरफोर्स ने सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग बनाया हुआ है, और नहायत ही तेज़ी के साथ वो भी इस कैपेबिलिटी को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने आपको बताया ये ख़रीदी नहीं जा सकती, ये पैसों पे मिलने वाली चीज़ नहीं है, ये डेवलप की जाती है। और उधर क्या हो रहा है इंडिया में? नींबू, जिस पे हरिद्वार के अघोरी बाबा का मंत्र फूका हुआ है, ये आ रहा है रफाइल के साथ। और नींबू फोड़ते वक्त राजनाथ सिंह साहब के सुनहरे ब्रेन में अमरीश पुरी की भारी आवाज़ में हातिम तई फिल्म का वो ट्रैक चल रहा है चीन और पाकिस्तान के लिए कि आज बचना है मुश्किल तेरा।